नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारा मीटिंग फर्टिलाइजर कॉइन में। और सभी ज्वाइन हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी आते हैं, हमारा भी एंगेजमेंट बना रहता है, हमारा भी एनर्जी बना रहता है। और इसी तरह एवरीडे आते रहिए। और हम पिछले कुछ दिनों से कुछ एक्साइटिंग कर रहे हैं हमारा मीटिंग में कि हम कुछ एक्स्ट्रा एक कॉन्टेस्ट रखा जाता है एवरीडे, कि जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं और आप उनमें से 3 क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो एक रिवॉर्ड दिया जाता है। तो आज भी ऐसा ही होगा कि मीटिंग के एंड में हमारी प्रेजेंटेशन में से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वन बाय वन। हम खुद ही नाम लेंगे पार्टिसिपेंट्स के। और ध्यान से मीटिंग सुनिएगा, क्योंकि मीटिंग में से ही क्वेश्चन होंगे जो हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा, और जिस तरह आप आंसर करेंगे तो उसके बाद आपको जो है रिवॉर्ड वो डाल दिया जाएगा आज। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा मीटिंग शुरू करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन के साथ। हमारा नाम है सुखमीत राठौड़, और बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। और हमने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज शुरू करना शुरू किया आज से 1 डेढ़ महीना पहले। सो मीटिंग रखने का एक हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आज अगर हम देखें तो हमारे अराउंड कि एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है वो चल रहा है एवरीडे। वो टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी का। कि क्रिप्टो करेंसी दोस्तों एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि जिसका इन्वेंशन हुए काफी साल हो गए हैं। अराउंड 2008 में इसका इन्वेंशन हुआ। 2009 में जो है डेवलपमेंट शुरू हुई। तो आज दोस्तों चल रहा है 2022। सो क्लोज टू 13 साल हो गए हैं क्रिप्टो करेंसी को शुरू हुए। पर जानने के लिए हमको पिछले 2 साल हुए हैं। कि पिछले 2 साल दोस्तों इस तरह से निकले कि क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री में ये 2 साल हमेशा ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखेंगे। कि जब पेंडेमिक शुरू हुआ उसके बाद वर्ल्ड में काफी जगह लोगों की जॉब भी गई। सभी ने एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम की जो कि आपकी फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है वो ढूंढना शुरू किया। कि अगर कल को जॉब्स नहीं होती, क्योंकि जब वायरस का जो दौर शुरू हुआ तो किसी ने ये प्रेडिक्शन नहीं की कि कितना टाइम चलेगा, कोई भी वैक्सीन आ पाएगी कि नहीं। तो इट वाज एवरीथिंग वाज इन द एयर, कि किसी को कुछ आइडिया नहीं था। और उसके चलते चलते जॉब्स भी गई, काफी लोगों के बिजनेस भी बंद हुए। तो एक सभी ने सोचा कि एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम वो क्या होना चाहिए जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर पाए, जो कि हमारे लिए एक सेटिस्फेक्शन भी हो, और वो हमारा इनकम का बेस भी बने। तो स्टार्ट किया सभी ने ट्रेडिंग से। स्टॉक्स में, कंपनीज में पैसे लगे, लोगों के लूज भी हुए। और उसके बाद फॉरेक्स आई। फॉरेक्स का भी कोई इतना स्टेबिलिटी बन नहीं पाया, क्योंकि यूएसडी का प्राइस, यूरो का प्राइस वो डे बाय डे फ्लक्चुएट इतना करता है कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। क्योंकि ट्रेडिंग जो है स्टॉक्स की और फॉरेक्स की, वो दोस्तों एक न्यूज ड्रिवन होती है। कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कंट्रीज में क्या सेटलमेंट्स हो रही हैं, कोई ट्रेड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, ट्रेडिंग में नई चीज कौन सी आ रही है, कौन सा जो जो प्रोडक्ट है इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये चीजें बहुत ड्राइव करती हैं हमारा जो ट्रेडिंग को, जो कि फॉरेक्स की ट्रेडिंग रहती है। और उसके बाद काफी चीजें ये इन हाउस जो लोकली कंट्री के बीच में ही तो वो भी जो है एक न्यूज ड्राइव करती है किसी भी कंपनी के स्टॉक को। कि कोई एक्स्ट्रा न्यूज आ गई कि कंपनी ने कल को कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू हो जाती है इन हाउस की कंपनी के एम्प्लॉयज ही। क्योंकि उनके पास खबर रहता है, और वो मार्केट खुलने से पहले ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। जब मार्केट खुलती है तो हमको वो न्यूज मिलती है, हम इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ऑलमोस्ट सभी बेच रहे होते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है वो जो कि पब्लिश की जाती है वर्ल्ड वाइड या कंट्री में,
तो जिनके पास वो इंफॉर्मेशन पहले से होती है, वो क्या होता है कि वो एक फायदा कमा जाते हैं उस न्यूज़ से। और जिनके पास इंफॉर्मेशन लेट पहुंचती है, जब न्यूज़ हमारे पास पहुंची और हमने शुरू किया बाय करना, पर ऑलरेडी हमसे पहले काफ़ी लोग खरीद चुके थे। तो क्या है कि हमारा एक तरह से लॉस होना शुरू हो जाता है। तो यही रीज़न है कि पिछले 2 सालों में क्या हो कि काफ़ी लोगों ने पैसा लूज़ भी किया रेगुलर स्टॉक्स में, कंपनीज़ में, फॉरेक्स में। तो उसके बाद दोस्तों एक नई वेव चली कि क्रिप्टो करेंसी कि उसके बारे में थोड़ा-सा मार्केट में आना शुरू हुआ क्योंकि काफ़ी यूज़र जो हैं स्टॉक्स से निकल के, फॉरेक्स में से निकल के, उन्होंने क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू किया। क्रिप्टो दोस्तों 2 तरह से चलती है। एक तो ट्रेडिंग का बेस है कि हम कोई भी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं कि बाय किया, सेल किया और कोई नई करेंसी आ रही है उसमें से बाय कर लिया और थोड़े से प्रॉफिट पे उसको सेल कर दिया। और दूसरा इसका यूज़ रहता है कि यूसेज। जो यूसेज का बेस है दोस्तों वो कुछ ही क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वर्ल्ड में। अगर 34-35 हज़ार प्रोजेक्ट्स चल रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसमें से दोस्तों 2 या 3 करेंसीज़ हैं जिसने आज तक एक यूजेबिलिटी का फीचर दिया है, कम्युनिटी को, यूज़र्स को, मार्केट को। उनमें से एक है बिटकॉइन। आप सभी को पता है कि बिटकॉइन का इन्वेंशन हुआ 2008 में व्हाइट पेपर लिखा गया बाय अ कंप्यूटर साइंटिस्ट जिनका नाम संतोशी नाकामोटो है। कभी भी उनका फेस किसी ने भी नहीं देखा, उनका नेशनैलिटी किसी को नहीं पता, उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन भी किसी को नहीं पता। तो वो एक हिडन लेजेंड है, वो एक हिडन आइकन है कि जिन्होंने प्रोजेक्ट शुरू ज़रूर किया, वो एक कॉन्सेप्ट था जो कि मार्केट को चेंज करने का, कि एक फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन, एक फाइनेंशियल सिस्टम जिसमें कि हम सभी जिसको अडैप्ट कर चुके हैं, जिसमें हम डे टू डे परचेज़ कर रहे हैं, जिसमें कि एक ऑलरेडी सिस्टम जो है, एक कॉर्पोरेशन ने बिल्ड किया हुआ है। एक बहुत बड़े लेवल पे वो सिस्टम पूरे वर्ल्ड में चल रहा है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी जो कि बैंक भी हो सकता है, कोई भी एक पर्सन भी हो सकता है, तो वो एक ट्रांज़ैक्शन वो प्रोसेस करवाती है बिटवीन वन पर्सन टू अनदर। हम शॉप पे कुछ लेने जाते हैं, मैंने कुछ बाय करना है, कॉपी पेन या रेस्टोरेंट पे फूड खाने के लिए गया, तो हम सर्विस लेते हैं और उसके बाद पेमेंट कर देते हैं कि हमने सर्विस लिया, इन रिटर्न हमने एक्सचेंज किया हमारा करेंसी, जो भी उस कंट्री का करेंसी है, ईदर वो आईएनआर, ब्रिटिश पाउंड, यूएसडी डॉलर कुछ भी हो सकता है। तो हमने ये एक एक्सचेंज हुई ट्रेड की, कि एक ट्रेड किया हमने कि हमको सर्विस मिली और कुछ भी आइटम मिली और उसके रिटर्न में हमने उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू का जो भी प्राइस टैग था उस पे वो पेमेंट किया और इसी पेमेंट को जो वॉच किया, प्रोसेस करवाया एक थर्ड पार्टी ने, जिसको कि ये बैंक बोला जाता है। बैंक ने कुछ आपसे चार्ज किया अगर आप कार्ड भी यूज़ कर रहे हो, बैंक ने कुछ मर्चेंट से चार्ज किया कि जिसने आपको जो सर्विस प्रोवाइड किया। सो दोनों पार्टी से बैंक ने चार्ज कर लिया और एक ट्रांज़ैक्शन जो है वो प्रोसेस करवा दी। तो ये सिस्टम है दोस्तों सेंट्रलाइज़्ड कि एक थर्ड पार्टी जो कि एक पर्सन है, जो कि एक ह्यूमन है, जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो आपका जो ट्रांज़ैक्शन है प्रोसेस करवा रहा है कि मतलब एक मीडिएटर बैठा है ऊपर जो कि वॉच कर रहा है और वो आपका ट्रांज़ैक्शन करवा रहा है, एक पर्सन का ट्रांज़ैक्शन दूसरे पर्सन से। मतलब एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट आपने लिया उसके बदले में आपने कुछ उसका इक्विवेलेंट वैल्यू का कुछ दिया और आपका ट्रांज़ैक्शन पॉसिबल हो गया। तो ये दोस्तों एक ह्यूमन कंट्रोल ट्रांज़ैक्शन हुई। तो इसको बोला गया है सेंट्रलाइज्ड। सो जब 2008 में जब व्हाइट पेपर लिखा गया, तो उसमें एक डिसेंट्रलाइज्ड का कॉन्सेप्ट रखा गया कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ये विजन लिया कि अगर जो है अगर हमारा प्रोडक्ट एक्सचेंज करना है और उसके बाद उसके रिटर्न में हमको कुछ पेमेंट करनी है, तो हमको थर्ड पार्टी की क्या ज़रूरत है? अगर आप डायरेक्टली एक पर्सन से एक्सचेंज कर रहे हो, अगर आप डायरेक्टली फॉर एग्जांपल मेरा और आपका डीलिंग है, राइट? आपने मेरे को कुछ प्रोडक्ट दिया और बदले में उसके इक्विवेलेंट मैं आपको कुछ उसी मतलब सर्विस का इक्विवेलेंट मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। तो हमारा दोनों पार्टीज का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ कि आपने मेरे को प्रोडक्ट दिया, मैंने आपको बोला कि मैं आपको बदले में ये उसके इक्विवेलेंट एक
एक एक्स्ट्रा कुछ वो करेंसी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी वो दे रहा हूँ। तो ये जो ट्रांसफर है, ये हमारे और आपके बीच में, मतलब वन पीयर टू अनदर पीयर। तो इसमें ये थर्ड पार्टी का क्या रोल है? थर्ड पार्टी क्यों होनी चाहिए? अगर हमारा और आपके बीच का ट्रांजैक्शन है, तो उसमें एक थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व है, तो वो अपना एक ट्रांजैक्शन है पॉसिबल करवाने के चार्जेस ले रही है। तो उन्होंने यही कॉन्सेप्ट को जो है डिवर्सिफाई किया है डीपली। इसी कॉन्सेप्ट को लिखा गया कि आप और मेरे में अगर कुछ एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट या एक्सचेंज ऑफ सर्विस हो रही है, तो थर्ड पार्टी को हमको पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने की उस ट्रांजैक्शन में कोई जरूरत नहीं है। तो उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने पब्लिश किया और उसको नाम दिया डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन उन्होंने अपने व्हाइट पेपर में लिखी कि हम अगर एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट ही है, एक्सचेंज ऑफ सर्विस ही है, तो हम एक थर्ड पार्टी के बिना कर सकते हैं। तो यही उन्होंने कॉन्सेप्ट लिखा और उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट शुरू हुई। तो एंड ऑफ 2014 के उन्होंने एक जो फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि एक बैंकिंग सिस्टम जिसको बोला जाता है, उसका एक अल्टरनेट जो है, एक अल्टरनेट सोल्यूशन जो है वो सभी को दिया। कि उन्होंने कुछ चीजें बनाई जिसके कि कुछ फीचर्स थे। तो वो जो प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया, उसका नाम रखा गया ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन दोस्तों एक स्टोरेज को कहा गया है, एक स्टोरेज ऑफ ट्रांजैक्शन को कहा गया है। और ब्लॉकचेन पे जो भी करेंसी एग्जिस्ट करती है, उसको बोला जाता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है क्रिप्टोग्राफी, तो उससे उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो उठाया गया है और उसको नाम दिया है गया है कि क्रिप्टो। कि क्रिप्टो एक ऐसा मीडियन है, एक ऐसा एक करेंसी है जो कि आपका ट्रांजैक्शन करवा रहा है दूसरे पर्सन के साथ, की एक्सचेंज ऑफ सर्विस हो रहा है। आपने मेरे को कुछ दिया तो बदले में मैं आपको उसके इक्विवेलेंट जो है वो करेंसी दे रहा हूँ। आपने मेरे को कोई करेंसी दी, उसके एक्सचेंज में मैं आपको एक दूसरी करेंसी दे रहा हूँ। आपने मेरे को कोई प्रोडक्ट बेचा, तो उसके एक्सचेंज में मैं आपको क्रिप्टो करेंसी उसके इक्विवेलेंट दे रहा हूँ। तो उन्होंने यही प्रोजेक्ट जो है वो बनाया। और जो बैंक आज हमारा थर्ड पार्टी जो है वो वॉच कर रहा है इस ट्रांजैक्शन को, वो ट्रांजैक्शन पॉसिबल करवा रहा है। तो बैंकिंग को उस एप्लीकेशन में रिप्लेस किया गया विद ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन दोस्तों एक बहुत ही बड़ा जाइंट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स को बोला गया है, कि जो कि एक ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। आपके पास अकेला इंटरनेट का सर्विस होना चाहिए और आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी ब्लॉकचेन को। तो ब्लॉकचेन डालने का फायदा दोस्तों ये हुआ कि कोई भी ह्यूमन बैकएंड पे ट्रांजैक्शन को कंट्रोल नहीं कर रहा है। अगर ट्रांजैक्शन कंट्रोल नहीं हो रही है, कोई ह्यूमन पीछे नहीं बैठा, तो करप्शन का चांस दोस्तों बहुत कम है। कि फ्यूचर में और पास्ट में और प्रेजेंट में अगर हम देखें, पास्ट और प्रेजेंट का लगा के चलें, तो जितने भी ह्यूमंस इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन है, उसमें कहीं ना कहीं हमने करप्शन देखी है। इसी वजह से बैंक्स बंद हुए। उसके बाद ये पास्ट में चलता आया है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये फ्यूचर में भी चलता रहेगा। तो इसी सिस्टम को चेंज करने के लिए एक ब्लॉकचेन का इन्वेंशन हुआ, कि जिसमें कि एक जाइंट ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स ट्रांजैक्शंस को जो है वो पॉसिबल करवाते हैं, और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन को है वो स्टोर भी करवाते हैं। स्टोरेज दोस्तों इस तरह से होती है कि आप ट्रांजैक्शन किसी को करते हो, तो वही ट्रांजैक्शन जो है किस वॉलेट से निकली, किस वॉलेट में डली, और कितनी करेंसी का जो है वो ट्रांसफर हुआ। करेंसी जो एग्जिस्ट करती है ब्लॉकचेन के ऊपर, वो क्रिप्टो करेंसी होती है। कितनी करेंसी, कितने कॉइन्स जो हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को गए, क्या उनका वॉलेट एड्रेस थे, और उसके बाद टाइम स्टैम्प कि किस टाइम पे वो ट्रांजैक्शन हुआ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों ये इकट्ठी करके एक ब्लॉक में डाली जाती है। और इसी तरह से दूसरी ट्रांजैक्शन आई, उसको इकट्ठा करके दूसरे ब्लॉक में डाला गया। तो ब्लॉक्स की कुछ कैपेसिटी रहती है। तो कैपेसिटी मीनिंग कि उसमें कुछ ही ट्रांजैक्शन डल पाती हैं। अगर ब्लॉक का कुछ भी साइज है, तो उसमें अगर 3 ट्रांजैक्शन आ सकती हैं, तो 3 स्टोर होके एक ब्लॉक बन जाता है। तो उसके बाद 3 और स्टोर हुई, दूसरा ब्लॉक बना, 3 और स्टोर हुई, तीसरा ब्लॉक बना। तो ऐसे ही ये जो सारा नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में चल रहा है।
और ये ऑपरेटेड है बाय अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। कि मींस वर्ल्ड में अगर मिलियन कंप्यूटर्स हैं या 100 मिलियन कंप्यूटर्स हैं, तो वो सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं और उन्होंने एक नेटवर्क जो है ये पूरे वर्ल्ड में बिछा रखा है। तो ये था दोस्तों पहला फीचर कि ब्लॉकचेन जो है एक ह्यूमन कंट्रोल नेटवर्क नहीं है, कि वो अगर ह्यूमन कंट्रोल नहीं है तो उसमें करप्शन का चांस भी कम है। मतलब करप्शन का चांस कम से मिनिमम से नेग्लिजिबल और 0% है चांस। और दूसरी चीज है सिक्योरिटी, कि किस तरह से ब्लॉकचेन का नेटवर्क सिक्योर है। कोई भी ट्रांजैक्शन दोस्तों होती है तो वो पहले दोस्तों वेरीफाई की जाती है, और वेरिफिकेशन के लिए नेटवर्क में 50% से ऊपर वोटिंग होनी चाहिए। कि अगर नेटवर्क में अगर 100 मिलियन कंप्यूटर्स हैं तो 50 मिलियन से ऊपर कंप्यूटर्स जब वेरीफाई करेंगे एक ट्रांजैक्शन को, तब जाके वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में आएगी। मीनिंग कि आपके पास अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, आप ट्रांजैक्शन मेरे को करना चाहते हो, तो आपके पास जो आपका वॉलेट एड्रेस है वो पहले वेरीफाई होगा, और उसके बाद अगर आप मेरे को 100 कॉइन भेजना चाहते हो एक क्रिप्टो करेंसी के, तो आपके पास जो वेरिफिकेशन का पहला स्टेप है, जो वेरिफिकेशन की पहली प्रोटोकॉल है, कि वो आपके पास 100 कॉइन होने चाहिए। आपके पास अगर 99 कॉइन्स हैं तो ट्रांजैक्शन जो नेटवर्क के थ्रू डिनाई हो जाएगी। ये है दोस्तों सिक्योरिटी का फीचर, कि आप पहले आपके पास 100 कॉइन होने चाहिए। उसके बाद जब आप वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस करोगे तो वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई होगी क्लोज टू 51% कंप्यूटर अगर लगा के चलें उस नेटवर्क में, तो 51% नेटवर्क उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहा है। और उसके बाद जब वो दूसरे एंड पे दूसरे पीयर दूसरे पर्सन के पास जब वो ट्रांजैक्शन डिलीवर हुई, तो तब जाके वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो पाती है, और तब जाके वो जो ट्रांजैक्शन है वो सारा डेटा उठाया जाता है, पहले यूजर का दूसरे यूजर का वॉलेट एड्रेस, पहले का दूसरे का वॉलेट एड्रेस कि आपने 100 कॉइन ट्रांसफर किए, वो इन्फॉर्मेशन, कौन सी करेंसी के कॉइन ट्रांसफर किए वो इन्फॉर्मेशन, और किस टाइम ट्रांसफर किए वो इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये इकट्ठी करके एक ब्लॉक में डाल दी जाती है। तो ये है दोस्तों सिक्योरिटी का फीचर, कि वेरिफिकेशन हुए बिना, एग्जैक्ट अमाउंट हुए बिना और एग्जैक्ट वॉलेट एड्रेस हुए बिना जो ट्रांजैक्शन है आपकी प्रोसेस नहीं हो सकती। तीसरी चीज है दोस्तों कन्वीनियंस, कि आपको कभी भी बैंक के खुलने का वेट करने की जरूरत नहीं है, बैंक में जाके लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, उसके बाद किसी एटीएम पे जाने की जरूरत नहीं है, और अगर फॉर एग्जांपल अगर एटीएम खराब हुआ तो आपको कहीं दूसरे एटीएम पे ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ के सुबह, शाम, रात को, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, कभी भी जो एक्सेस कर सकते हो नेटवर्क को और उस पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर वर्ल्ड में मेरे को अभी इमरजेंसी है और आप मेरा हेल्प करना चाहते हो, तो आप अपने घर में बैठे हुए, आपके उधर 9 या 10 बजे हैं, मेरे यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग है, 6 बजे हैं, 6:30 हुए हैं, तो आप मेरे को ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और वो भी इन अ सेकंड। मेरे को ना ही बैंक के खुलने की जरूरत है, वेट करने की जरूरत है, ना ही कोई वायर ट्रांसफर करने की जरूरत है, ना ही कुछ और करने की जरूरत है। तो ये है दोस्तों जो है कुछ जो एक्स्ट्रा जो सोल्यूशन है, जो हमारी ट्रांजैक्शन आज की डेट में जो जिस तरह से चल रही हैं, तो उनके पैरेलल जो है ये ब्लॉकचेन ने कुछ हमको यूजेबिलिटी के फीचर्स जो हैं वो दिए हैं। तो इन्हीं चीजों के साथ एक और जो एक्स्ट्रा फीचर ब्लॉकचेन ने हमको प्रोवाइड किया है वो है एक डिजिटल लेजर। मतलब जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं उनका सारा डेटा जो है वो जब कंपाइल होके वेरीफाई होके जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होती है, तो वो एक लेजर बन के उसके बाद एक एक्सप्लोरर पे, एक्सप्लोरर मतलब जिस तरह बैंक में हम पासबुक को बोलते हैं, तो पासबुक में क्या है कि हमारा इंफॉर्मेशन रहता है कि मैंने आज किसी को कितने रुपीस दिए या कितनी ट्रांजैक्शन की, उसके बाद में साइन कर देता है बैंक, जहाँ फिर स्टैंप लग जाती है, जहाँ हम खुद साइन कर लेते हैं। तो उस पासबुक को दोस्तों, जो पासबुक है वो एक लेजर है, वो आपका है एक पेपर लेजर। अगर आपने अपना एक साल में क्लोज टू 10,000 ट्रांजैक्शन की, तो 10,000 दोस्तों जो ट्रांजैक्शन है आप कितनी बार कॉपी पे लिखोगे या पासबुक में लिखोगे, और कितनी पासबुक्स आप होल्ड करोगे। तो इन्हीं चीजों को जो एक एक यूनिक फीचर जो ब्लॉकचेन ने बना के दिया है वो है कि डिजिटल जो इस लेजर को है डिजिटली पब्लिश किया जाता है। वो पब्लिश होता है ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर के ऊपर। ब्लॉकचेन का एक फीचर है जिसको कि एक्सप्लोरर बोला गया है। तो उस पे विद टाइम स्टैम्प जो आपने अपनी तरफ से ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करवाई, उसी सेकंड पे ही वो
एक्सप्लोरर पे वो ट्रांजैक्शन पब्लिश हो जाएगी। जब भी वो पब्लिश हुई तो उसके बाद जो है वो आप देख सकते हो। तो वो जो डेटा है वो होल्ड रहता है फॉर एवर। बैंकिंग सिस्टम में 5 साल के बाद वो कोई भी ट्रांजैक्शन का जो है डेटा आपको नहीं देते। इधर वो डेटा जो है वो डिलीट कर दिया जाता है, उसके बाद नया डेटा शुरू हो जाता है। या फिर अगर हम आज देखें तो मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो हैं कि उनके पास जो है वो साल 2 साल के बाद कुछ बैंक चेंज कर लेते हैं, जहाँ फिर 3 या 4 अकाउंट होते हैं, जहाँ कुछ ऐसा रहता है। तो इस उसमें क्या रहता है कि हमारा जो जितना भी पेपर वर्क है, जितना भी ट्रांजैक्शन का डेटा है, वो मैनेज करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो ब्लॉकचेन ने यही आपको फीचर दिया है कि आप जो डेटा है, वो डिजिटली जो है वो पब्लिश हुआ डेटा आप देख सकते हो किसी भी टाइम में। वो आज से अगर आपने 2010-12 में बिटकॉइन की कोई ट्रांजैक्शन की हो, तो आप उस ईयर का डेटा भी देख सकते हो। आपको अकेला जो ट्रांजैक्शन हैश है वो चाहिए। तो ये दोस्तों फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करता रहेगा, यही फीचर पास्ट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये थे दोस्तों ब्लॉकचेन के कुछ फीचर्स। तो ब्लॉकचेन पे कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करवानी हो तो वो होती है विया क्रिप्टो करेंसी। कि उस ब्लॉकचेन पे कौन सी क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट कर रही है, कौन सी क्रिप्टो करेंसी का उस ब्लॉकचेन के ऊपर घर बना हुआ है, तो वही जो क्रिप्टो करेंसी है वो यूज कर सकते हो आप सेम नेटवर्क के ऊपर। तो ये है दोस्तों कुछ क्रिप्टो के फायदे, कुछ ब्लॉकचेन के एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि हमारे लिए एक सिक्योरिटी और कन्वीनियंस को देख के जो है बनाए गए हैं। तो ब्लॉकचेन का दोस्तों प्रोजेक्ट फिनिश हुआ 2014 में। आई मीन बिटकॉइन ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट जो फिनिश हुआ 2014 में। और उसके बाद दोस्तों उसके सक्सेसफुल लॉन्च के बाद एक जो डेवलपर्स की टीम है, उन्होंने यही सोचा कि क्यों ना एक हम अगर बैंकिंग का सिस्टम अगर फॉलो करें, तो हमारे पास ऑलरेडी एक एप्लीकेशन है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, वो बन गई है। तो क्यों ना इसी कॉन्सेप्ट को जो है हम बाकी की जितने कॉन्सेप्ट्स मार्केट में चल रहे हैं, जिस तरह से मेडिकल का सिस्टम है, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्शंस का सिस्टम है, तो जिन जिन बड़े सिस्टम्स में जिनमें भी करप्शन, जिनमें भी फ्रॉड के चांसेस रहते हैं, क्यों ना इन्हीं सिस्टम्स को ट्रांसपेरेंट किया जाए। तो दोस्तों 2014 में एक नया विजन उठा, एक नया जो एक ग्रुप ऑफ डेवलपर्स है, उन्होंने नया विजन लिया कि हम एक और व्हाइट पेपर लिखते हैं, तो उसमें हम एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का जो यूज है, तो उनको जो है ये बाकी के कॉन्सेप्ट में हम लेके आएंगे। तो ये काम शुरू हुआ दोस्तों 2014 में और सक्सेसफुली लॉन्च हुआ 2017 में कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बाकी के जितने भी सिस्टम्स हैं मार्केट में, तो उनमें एक हमको ऑल्टरनेट मिला। तो पर उस ब्लॉकचेन का नाम दोस्तों डला इथेरियम। उनका नेटिव करेंसी है ईथर। और एक दोस्तों उस नेटवर्क में, उस इन्वेंशन में एक लूप होल रहा, जो कि एक काइंड ऑफ क्वेश्चन भी बना सभी के लिए कि इथेरियम का नेटवर्क अगर दोस्तों यूज करना है तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। मीनिंग कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करवानी है तो ट्रांजैक्शन फी जो है वो आपकी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इथेरियम का नेटवर्क है उस पे जिस तरह से यूजेबिलिटी बढ़ रही है, जिस तरह से यूजर्स ऐड हो रहे हैं, तो आज इथेरियम के पास क्लोज टू 4 करोड़ यूजर्स हैं। और 4 करोड़ यूजर्स वो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में से हैं, कि ऐसा नहीं है कि एक जगह पे से ही हैं। तो अगर डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, मेरे यहाँ पे मॉर्निंग है, आपके वहाँ पे रात है, यूरोप में कुछ और टाइम चल रहा है, लंदन में कुछ और टाइम चल रहा है, और इस तरह से जो वर्ल्ड में जितने भी यूजर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो नेटवर्क जो है वो 24 आवर्स 24/7, मतलब 24 घंटे सातों दिन वो नेटवर्क जो है वो बिजी रहता है। बिजी रहने की वजह से क्या है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट उन्होंने जो एक फिक्स किया हुआ था, वो उससे बढ़ के उससे उसके बाद काफी एड अप हो जाता है जब हमें ट्रांजैक्शन करनी होती है। तो यही क्वेश्चन एक मार्केट में उठा कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा है तो यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस भी है। तो इसी इनकन्वीनियंस को जो है वो सॉल्व किया एक नई ब्लॉकचेन ने, जिसका नाम डला बाइनेंस। तो बाइनेंस ने यूजर्स की कन्वीनियंस के लिए एक नया एक सोल्यूशन दिया सभी यूजर्स को कि हम जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है
नेटवर्क आप हमारा यूज कीजिए, हम जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा कम रखेंगे, जो कि कुछ ही पैसों में है, जो कि सारे यूजर्स की कन्वीनियंस पे भी है। अगर आपको एक ट्रांजैक्शन करवानी है, अगर आपको कुछ पैसे वो ट्रांजैक्शन करवाने में कुछ मिनिमम सा चार्ज अगर लग जाए तो किसी को भी वो बॉदर नहीं करता। तो ये सोल्यूशन दिया बाइनस ने। तो बाइनस दोस्तों इसीलिए एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ कि यूजर ने पसंद भी किया और काफी जो यूजर्स है वो ऐड भी हुए। तो बाइनस ने धीरे धीरे अपनी खुद की एक्सचेंज बनाई, टोकन ऑलरेडी इनका था, कॉइन भी बना, उसके बाद उसकी मिंटिंग शुरू हुई, उसके बाद माइनिंग चलती रही। जो टोकन है उन्होंने एक सेपरेट रखा प्रोडक्ट। तो टोकन का यूज है वो उन्होंने डाला कि टोकन आप हमारा यूज कर सकते हो, पर वो यूज रहेगा मोस्टली इन स्वैपिंग में। बाइनस ने अपना एक्सचेंज जरूर लॉन्च किया, एक्सचेंज के साथ एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया जिसको कि कहा गया है स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब है कि आप एक करेंसी से दूसरा करेंसी खरीद सकते हो, मीनिंग एक क्रिप्टो करेंसी को यूज करके आप दूसरा क्रिप्टो करेंसी यूज खरीद सकते हो। आप जो दूसरा क्रिप्टो करेंसी आपने खरीदा है उस क्रिप्टो करेंसी को बेच के पहली वाली क्रिप्टो करेंसी फिर से बना सकते हो। तो ये दोस्तों एक यूनिक फीचर, एक बहुत ही बड़ा स्वैपिंग का जो है उन्होंने जो है एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल लॉन्च किया। तो जितने भी टोकन है अगर वो बीएनबी के साथ पेड अप होंगे, अगर कोई भी करेंसी बीएनबी के साथ पेड अप है, बीएनबी के टोकन के साथ, तो उस पे जो है एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ही कम है, बहुत ही माइनर सा, मतलब कुछ ही सेंटों में लगती है। तो इसके चलते चलते दोस्तों मैं कुछ सालों से ब्लॉकचेन कम्युनिटी में काम भी कर रहा हूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए भी, सक्सेसफुल भी हुए। उसके बाद हमने यही सोचा कि हम क्यों ना, अगर डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में हम जी रहे हैं और फ्यूचर हमारा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ही है, फ्यूचर हमारा क्रिप्टो करेंसी ही है, तो हमने इस सारे जो है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को डीपली स्टडी किया और उसके बाद एक आर्किटेक्चर बनाया। उसके बाद हमने एक निच पिक की जो कि है कि जितनी भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जितने कॉन्सेप्ट्स में है उनमें से हमने एक पिक किया। उस पे सक्सेसफुली जो है हमने पूरा सोर्स कोड तैयार किया, टेस्ट करके बाइनेंस के नेटवर्क पे डाला, और वो डाला सितंबर 2021 में, आज से कुछ महीने पहले। और उस क्रिप्टो करेंसी को हमने नाम दिया फर्टिलाइजर कॉइन। सो फर्टिलाइजर कॉइन का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हम वर्ल्ड में एक ट्रांजैक्शन जो हो रही है एग्रीकल्चर में, तो उसको एक डिसेंट्रलाइज वे में करवाना चाहते हैं। तो उस पे जो है हम एप्लीकेशन पे काम भी कर रहे हैं, और एप्लीकेशन साल के एंड तक जो है वो तैयार होगा, और वो एप्लीकेशन जो है आपका ट्रांजैक्शन मैन्युफैक्चरर के साथ डायरेक्टली करवा पाएगा विदाउट पेइंग एनी थर्ड पार्टी एनी काइंड ऑफ फी। कि मतलब कि आज अगर हम आज का सिस्टम देखें तो उसमें क्या है, आप शॉप से कुछ लेते हो तो शॉप पे वो प्रोडक्ट जो है वो कहीं और से आता है, तो कहीं और से के पास वो प्रोजेक्ट कहीं और से आया, और उसके ये एड अप होते होते जितनी लेयर्स एड अप हो रही हैं ये मैन्युफैक्चरर तक पहुंचती हैं। तो मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोडक्ट बनाया तो आप तक पहुंचाया, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है फीस बीच में ऐड हो रही है, जितनी बीच में पार्टीज ऐड हो रही हैं उनका कुछ चार्ज है, और जब हम प्रोडक्ट उठाते हैं तो हम वही चार्जेस सारे ही पे कर रहे हैं। मतलब ये एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। तो हमारा जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है वो आपका ट्रांजैक्शन डायरेक्टली करवा सकता है, करवाएगा मैन्युफैक्चरर के साथ। मतलब कि आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली, किसान भी हो सकता है वो, आप भी हो सकती हो, किसी को भी अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है, कुछ भी वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, घर में कोई खाद चाहिए, घर में कोई प्लांट लगाना है, किसानों को एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स लेने हैं, तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बाय कर पाएंगे। तो उसमें जो मेथड ऑफ पेमेंट होगा वो रहेगा फर्टिलाइजर कॉइन। क्योंकि हमारा जो है प्रोजेक्ट वो एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट है, एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है। तो इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व रहेगी, और डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर के पास जो प्राइस है प्रोडक्ट का, वही प्राइस जो है वो आपको मिलेगा। और उसमें आप सिर्फ एक, क्योंकि ये ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है तो इसीलिए जो मेथड ऑफ पेमेंट रहेगा वो रहेगा एक क्रिप्टो करेंसी। तो उस क्रिप्टो करेंसी का नाम है फर्टिलाइजर कॉइन। तो ये है हमारे प्रोजेक्ट का गोल। अभी प्रोजेक्ट का फायदा क्या है, अगर आप यूजर हो और क्रिप्टो करेंसी को अडेप्ट कर रहे हो, फर्टिलाइजर कॉइन के यूजर हो, और अगर कोई किसान है वो भी फर्टिलाइजर कॉइन का यूजर है, तो आज अगर किसी भी प्राइस पे अगर फर्टिलाइजर कॉइन की अगर आप खरीदते हो, तो वही अगर हमारा जब तक एप्लीकेशन तैयार होता है या कुछ महीनों में वही जब प्राइस बढ़ता है, तो इसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आपने करेंसी खरीदी आज 50 सेंट पे या 50 पैसे पे, तो अगर कुछ दिन के बाद वो
₹1 होती है, ₹2 होती है, ₹5 या $1 पहुँचती है। $1 मीन्स 75 रुपीज़। अगर कुछ भी प्राइस पहुँचता है, तो एक तो वो आपका ट्रेडिंग के रिलेटेड वो पहला जो है यूज़ आपका ट्रेडिंग के रिलेटेड रहेगा कि आपका प्राइस आपने कुछ कम प्राइस पे खरीदा, प्राइस बढ़ा तो वो आपका एक इंस्टेंट प्रॉफिट है, जिसको कि आप लिक्विडेट करवा सकते हो कि आप उसको बेच के अपना जो है एक प्रॉफिट निकाल सकते हो। और दूसरा रहेगा यूज़ेबिलिटी का। आज आपने अगर 50 सेंट पे खरीदा, 50 पैसे पे खरीदा, कल को वो ₹10 होता है, ₹1000 होता है या जितना भी प्राइस बढ़ता है, ठीक है? तो वो एक जो इंस्टेंट प्रॉफिट है, अगर आपका वो 10 टाइम हुआ, 100 टाइम हुआ या 1000 टाइम हुआ, तो वो प्रॉफिट से आप जो है एक प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हो फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि आपको जो है मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदने के लिए एक जो क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम फर्टिलाइज़र कॉइन है, वो यूज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो आपका जो इंस्टेंट प्रॉफिट है, उससे आप प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हो और जो ये रहा आपका यूज़ेबिलिटी का। तो पहला रहा ट्रेडिंग के रिलेटेड कि आप उसको लिक्विडेट कर सकते हो। तो दूसरा है यूज़ेबिलिटी है कि आप उसी करेंसी का जो आपका प्रॉफिट बना हुआ है, उसको यूज़ भी कर पाओगे फ्यूचर में। तो ये थे दोस्तों फ़ायदे। तो हमारा प्रोजेक्ट मा सारे प्रोजेक्ट से डिफरेंट क्यों है? अगर वर्ल्ड में आज बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोजेक्ट्स हैं, एवरीडे नए प्रोजेक्ट्स आ रही हैं, एवरीडे नए-नए जो हैं आपको कॉइन भी सुनने के लिए मिलते होंगे कि टोकन भी नया आ रहा है, कॉइन भी नया आ रहा है। तो दोस्तों डिफरेंशिएट आप किस तरह से करोगे कि कौन-सा प्रोजेक्ट आपके लिए है, कौन-सा प्रोजेक्ट नहीं है? तो प्रोजेक्ट में दोस्तों किसी में भी जुड़ने से पहले आपको 2 चीज़ें चेक करनी चाहिए। एक तो उसके पीछे कोई टीम है कि नहीं, जो कि 99% ऑफ प्रोजेक्ट जो मार्केट में चल रहे हैं, काफ़ियों में क्या है कि कोई टीम ही नहीं है, किसी का पता ही नहीं है, कौन से कंट्री से उसका रीजन है, कोई उसके पीछे कोई आप एक ह्यूमन से बात भी कर पाते हो, आप किसी को देख भी पाते हो, तो ये चीज़ें मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में है नहीं है। तो दूसरी आपको चीज़ जो है, ये चेक करनी है कि यूज़ेबिलिटी क्या रहेगी उस टोकन की। आज जितने भी प्रोजेक्ट्स मार्केट में हैं, आपको फ्यूचर में आपके लिए कुछ कर पाएँगे कि नहीं? आप उस क्रिप्टो करेंसी का कुछ यूज़ भी कर पाओगे कि नहीं? ट्रेडिंग एक चीज़ है, राइट? ट्रेडिंग के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग में किस तरह से वो डिफरेंशिएट करेगी। पहले आपको चेक करना चाहिए यूज़ेबिलिटी कि आप यूज़ कहाँ पे करोगे उस कॉइन को। अगर 34,000 क्रिप्टो करेंसी मेरे को पता है कि जो कि मार्केट में है, मेरे को सभी के नाम नहीं पता, मे बी 10-12 के नाम पता हूँ। अगर 34,000 क्रिप्टो करेंसीज़ मार्केट में हैं, तो उनको आप यूज़ कहाँ पे करोगे? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी XYZ कुछ भी टोकन खरीदते हो, तो उसको कल को आप उससे कुछ ग्रोसरी बाय कर पाओगे, कुछ पेन पेंसिल, कुछ स्टेशनरी बाय कर पाओगे, कोई शर्ट ले पाओगे। अगर इन चीज़ों का आंसर नहीं है, तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है फ्यूचर में। अगर हम कह रहे हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी को है, वो रिप्लेस करें कर कि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर में रिप्लेस कर पाएगी एक नेटिव करेंसी को या फिर एक नेटिव कोई जितने भी सिस्टम चल रहे हैं मार्केट में, अगर उस क्रिप्टो करेंसी को आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा हमको? तो दूसरी चीज़ आपको ये ज़रूर चेक करनी है कि वो यूज़ हो पाएगी फ्यूचर में कि नहीं। और तीसरी चीज़ है उसका जो ट्रेडिंग फीचर है। तो ट्रेडिंग फीचर दोस्तों ये है कि क्रिप्टो करेंसी मोस्टली आज की डेट में एक क्या करवानी है आपको ट्रेडिंग के साथ जोड़ने का ट्राई कर रही है। कि कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं मार्केट में, उनमें क्या रहता है कि आपको स्टेकिंग का एक फीचर दे दिया जाता है या लिक्विडिटी लॉक कर दी जाती है। तो उसमें क्या है कि आपके पास से वो क्रिप्टो करेंसी ज़रूर ज़रूर कह रही हैं वो उसको और उसको एक डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन भी कह रही हैं। पर आपसे जो है सेलिंग का राइट ले लिया जाता है। मीन्स एक एडमिन है, उसके पास वो आपको बताएगा कि कब सेल कर सकते हो और उसके बाद आपको 18 महीने की स्टेकिंग कर दी जाती है या लिक्विडिटी लॉक कर दी जाती है। तो वो दोस्तों आप खुद समझिए, अगर डिसेंट्रलाइज़ का मतलब ये है कि पीछे ह्यूमन का कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो अगर एक एडमिन आपको कह रहा है कि आप जी बेचोगे इसको 18 महीने के बाद तब तक ये 10 टाइम्स हो जाएगा, 1000 टाइम्स हो जाएगा, तो फिर ये डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन किस तरह से बना? अगर पीछे कोई ह्यूमन ही बैठा है। तो ऑलरेडी वैसे सिस्टम्स तो हमारे मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं आज की डेट में। तो हमको अगर हम डिसेंट्रलाइज़्ड बोल रहे हैं सिस्टम को, तो उसमें ह्यूमन तो बीच में होना ही नहीं चाहिए। अगर ह्यूमन एक एडमिन कंट्रोल कर रहा है कि आपको अकेला सेलिंग का राइट दिया गया है, बाइंग का राइट आपके पास है ही नहीं है, तो वो एक दोस्तों सेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन है, वो तो ऑलरेडी मार्केट में सिस्टम है ही है। तो हम ये चेंज कहाँ पे आ रहा है? तो हमारा प्रोजेक्ट जो है डिफरेंट मार्केट से इस तरह से है कि ये एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है। मीनिंग कि सेलिंग का राइट जो है एज़ अगर हम यूजेबिलिटी का मैंने आपको बता दिया है कि यूज़ कहाँ पे होगा। तो जो ट्रेडिंग के रिलेटेड है, वो है कि आपके पास ही सेलिंग का राइट है, आपके पास ही बाइंग का राइट है।
हमने एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बना के इसको डिप्लॉय कर दिया है एक नेटवर्क पे। तो आप इसमें कभी भी बाय कर सकते हो, आज बाय कीजिए, आज सेल कर दीजिए, आज बाय कीजिए, नेक्स्ट सेकंड में सेल कर दीजिए, आज बाय कीजिए, फ्यूचर में सेल कीजिए। ठीक है? तो ये हुआ दोस्तों कि पीछे जो है बैक एंड में किसी भी ह्यूमन का कंट्रोल नहीं है, किसी ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं है। सेलिंग का राइट भी आपके पास है, बाइंग का राइट भी आपके पास है। तो इस सिस्टम को दोस्तों बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का 2 और एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि आज की डेट में अगर वर्ल्ड में कोई क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उन दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज का जो है वो यूजेबिलिटी भी है, ट्रेडिंग के रिलेटेड भी है। बिटकॉइन अगर आप देख लीजिए एक मदर करेंसी है, तो बिटकॉइन का दोस्तों यूजेज भी है, ट्रेडिंग भी है कि बिटकॉइन के थ्रू यूजेज इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट खरीद सकते हो, आप एक्सपीडिया के ट्रैवल पैकेजेस बाय कर सकते हो, आप वॉलमार्ट की कुछ आइटम्स जो है वो खरीद सकते हो। आप उनको बिटकॉइन दीजिए, आपको रिटर्न में जो भी उसका इक्विवेलेंट वैल्यू है उसका उसके जो भी इक्विवेलेंट प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो आपको दे देते हैं। बिटकॉइन के हमारे घर के पास एटीएम लगे हुए हैं। तो ये है दोस्तों यूजेबिलिटी। ट्रेडिंग का आपको पता ही है कि 1 पैसे से शुरू हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती गई, यूजर्स जुड़ते गए, आज बिटकॉइन के पास 7 करोड़ यूजर हैं। तो जिस तरह से यूजर्स बढ़ते गए, ट्रेडिंग चलती गई और उसके बाद डेवलपमेंट होती रही, उन्होंने एप्लीकेशन तैयार की, एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च हुई, सभी ने पसंद किया, तो आज बिटकॉइन का प्राइस कुछ है। अगर $35,000, $40,000, $50,000 कुछ भी उसका प्राइस है, तो इसी वजह से है, इसी वजह से ही जो बिटकॉइन है मार्केट में टिक पाया है, क्योंकि उसने कम्युनिटी को, यूजर्स को एक यूजेबिलिटी का फीचर दिया। ठीक है? तो ट्रेडिंग का फीचर तो वन वन एस्पेक्ट है, तो दूसरा उन्होंने यूजेबिलिटी का फीचर दिया कि आप यूज कर सकते हो बिटकॉइन को। नहीं तो आपके पास नेटिव करेंसी भी है, आप आईएनआर देके कुछ भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। तो बिटकॉइन ने एक्स्ट्रा क्या किया? बिटकॉइन ने दोस्तों यही आपको यूजेबिलिटी दी कि एक फीचर उसने दिया कि आप जो है बिटकॉइन के थ्रू कुछ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। इतना जिस तरह से अभी सभी जुड़ रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में, तो फ्यूचर में ये है कि और भी मर्चेंट्स जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे, और भी मर्चेंट्स जो है इंटरनेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे जो है वो एक्सेप्ट करेंगे करेंसीज, और उसके बाद जो है आपकी जो बाइंग है इन्हीं करेंसीज के थ्रू चलेगी। तो ये दोस्तों फीचर जो है ये बिटकॉइन ने प्रोवाइड करवाया है, यही यूजेबिलिटी का फीचर आपको हर एक क्रिप्टो करेंसी में देखना है। अगर इथेरियम का बात लें तो इथेरियम ने एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केट में डाला है। इथेरियम में आप एक लोकल सपोर्ट है उनसे बात कर सकते हो, इथेरियम का खुद का ऑफिस है जर्मनी में, वहां पे आप कॉल कर सकते हो। तो ये जो चीजें हैं ये आपको जरूर एक बार चेक करनी है जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में जुड़ो, कि आप किसी लाइव पर्सन से बात कर पाते हो, उनका कहीं एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं, कुछ एप्लीकेशन वो बनाएंगे जो कि हमारे बेनिफिट के लिए होंगी, यूजेबिलिटी में किस तरह से आ पाएगा वो कॉइन। अगर 34-35 हजार प्रोजेक्ट मार्केट में है तो ऐसा तो है नहीं है कि सारे ही वो मार्केट में चलेंगे। अगर ये चीजों का आंसर आपके पास आपको कोई दे पाता है, ठीक है, तो उस क्रिप्टो करेंसी में आपको जो है वो साथ चलने का, जुड़ने का फायदा भी है। एक्सेप्ट दैट सारे ही प्रोजेक्ट्स का जो है आपको भी पता होगा कि मार्केट में न्यूज़ आती है, हाँ जी, ये क्रिप्टो करेंसी आई, और 1 महीने के बाद या 5 दिन के बाद वो पता ही नहीं चलता वो कहाँ गई क्रिप्टो करेंसी। तो वो दोस्तों जो है वो इस चीज़ का जो है अब्यूज़ भी काफ़ी हो रहा है। तो हमको इसीलिए केयरफुल भी रहना है, और इसीलिए हमारा जो ये क्रिप्टो का नॉलेज है, ये नॉलेज शेयरिंग आपको दिया जाता है एवरी मॉर्निंग, ताकि आप एक सक्सेसफुल और वाइज डिसीजन जो है एक लाइफ में ले सको। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है एक फ्यूचर है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी आपका एक जो फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह आप लैंड का टुकड़ा लेके छोड़ देते हो और कुछ टाइम के बाद उस पे डेवलपमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, सीवर का कनेक्शन आता है, जो काउंटी या जो स्टेट है उसको अप्रूव करता है प्रोजेक्ट को, उसके बाद उस पे कंस्ट्रक्शन शुरू शुरू होती है। तो आपका जो एक लैंड जो एक कुछ कुछ मतलब मिनिमम से प्राइस पे लिया होता है, तो उसका ही प्राइस जो है वो 10 टाइम्स हो जाता है। तो यही चीज़ जो है दोस्तों क्रिप्टो के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर है। कि जिस जिस तरह से जब प्लेटफॉर्म जब अचीवमेंट करता है कुछ, जिस जिस तरह से वो क्रिप्टो करेंसी आपको डिलीवर करती है प्रोडक्ट्स, जिस जिस तरह से उसमें डेवलपमेंट चलती है, उस तरह से जो है वो प्राइस जो है वो बढ़ता रहता है, और फ्यूचर में जिस प्राइस से वो क्रिप्टो करेंसी शुरू होती है, राइट, तो उससे 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 15 टाइम्स कितना भी प्राइस हो सकता है।
तो ये दोस्तों एक टाइम एंड वेट का है जो प्रोसेस, कि आप प्रोजेक्ट्स को वॉच करिए क्या चल रहा है उनमें और किस तरह से डेवलपमेंट चल रही है, और उसके साथ-साथ ही आप एक एक ट्रस्टेबिलिटी भी आपका जो है वो बनता है। तो हमने पिछले कुछ महीनों में, जब से सितंबर से ये शुरू हुआ है हमारा प्रोजेक्ट, तो हमने दोस्तों हमारा जो है क्लोज़ टू दिवाली के बाद कुछ हमने जो है एक डोर टू डोर मैसेजेस शुरू किए। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट ऑडिट हुआ बाइनेंस के ऊपर। ऑडिट ऑडिट जो है वो सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद हमने एयर ड्रॉप काफ़ी चालू किया। हमारा डिजिटल मीडिया, हमारे सारे चैनल्स बने, उसमें यूज़र जुड़े, यूज़र्स ने पसंद भी किया है हमारा कॉन्सेप्ट। और उसके बाद हमने एयर ड्रॉप जब हमारा फिनिश हुआ, तो न्यू ईयर वाले दिन हमने एक नया सॉफ्टवेयर आपको बना के दिया, जो कि एक कॉइन मल्टीप्लिकेशन सिस्टम है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिक्विडिटी पूल बोला जाता है। कि उसमें आप जो भी आपका वॉलेट में आपके जितने भी कॉइन हैं, वो वॉलेट में अगर आपको मल्टीप्लाई करवाने हैं, क्योंकि वॉलेट में दोस्तों अगर आपके हैं, तो वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल आप कुछ और परचेजिंग करते हो, तो वो बढ़ते हैं। अगर आप परचेजिंग नहीं करते, तो वो वहीं पड़ी रहती हैं। तो हमने आपको लिक्विडिटी पूल एक बना के दिया है, कि जो कि एक बहुत बड़ा पूल है, कि जिसमें आप कॉइन्स जब डालते रहते हो, तो टाइम टू टाइम आपको जो है वो गेन मिलता रहता है। तो वो अगर क्लोज़ टू 5% है आपका 1 महीने का गेन, कि आपका जितना भी कॉइन्स है वो 5% वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये लिक्विडिटी पूल का जो है एक फीचर है, कि आप लिक्विडिटी पूल में पार्टिसिपेट करती हैं, उसमें ऐड करती हैं अपने कॉइन्स, तो थोड़ा-थोड़ा टाइम के बाद वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जनरेट होते रहते हैं। तो ये हमने आपको सॉफ्टवेयर बना के दिया न्यू ईयर वाले दिन, जो कि काफ़ी सभी पार्टिसिपेंट्स उसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा भी ले रही हैं, और उसके बाद काफ़ी जुड़ भी रही हैं। तो ये है दोस्तों कुछ ट्रेडिंग के फीचर, कुछ हिस्ट्री, कुछ हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि मेरा आपको बताना ज़रूरी था। तो थोड़ा-सा टाइम भी अभी बढ़ता जा रहा है, तो हम जो है ये मेरा प्रेज़ेंटेशन यहीं पे फिनिश करते हैं, और मेरी तरफ से थोड़ा-सा अपॉलॉजी कि मैं टाइम ध्यान नहीं कर पाया। तो अभी हम चलते हैं हमारा जो है क्वेश्चन्स पे, जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। तो हमारा दोस्तों जो है ये प्रेजेंटेशन में से ही क्वेश्चन रहेंगे, और सिंपल भी रहेंगे। तो पहला हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि फर्टिलाइजर क्वाइन का रोड मैप आप कहाँ पे देख सकते हो? फर्टिलाइजर क्वाइन जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसका हमने एक रोड मैप बनाया है, और वो रोड मैप आप कहाँ पे चेक कर सकते हो? तो मैं वन बाय वन पार्टिसिपेंट्स के नाम लूंगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, आप म्यूट ही रखेंगे अपना फ़ोन, और जो क्वेश्चन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट पर्सन पे। तो पहले हमारे आज के हैं पार्टिसिपेंट, उनका नाम है सुरेश जी। सुरेश जी से मेरा क्वेश्चन कि फर्टिलाइज़र कॉइन का रोड मैप आप कहाँ पे चेक कर सकते हो? ओके जी, सिमरन मैम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सिमरन मैम कैसे हो? जी सर, मैं बढ़िया, आप बताओ? हाँ जी, आई एम फाइन मैम, बढ़िया चल रहा है जी। अ, क्वेश्चन जी आपने सर। तो सर क्वेश्चन का आंसर मैं करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ये आंसर सही है या नहीं। वैसे जो मेरे नॉलेज में है कि हम ट्रस्ट वॉलेट के ज़रिए हम जो है फर्टिलाइज़र कॉइन देख सकते हैं। नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजर कॉइन का रोड मैप आप कहाँ पे देख सकते हो? हमने प्रोजेक्ट में एक रोड मैप बनाया, कि हम टाइम टू टाइम क्या करते रहेंगे, डेवलपमेंट वाइज क्या चलता रहेगा, और हमारा क्या गोल रहेगा। वो एक रोड मैप है, उसका एक छोटा सा हमने डॉक्यूमेंट बना के कहीं डाला हुआ है। तो वो आपको जगह बतानी है वो कहाँ पे है। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोजेक्ट का रोड मैप चेक चेक करना पड़ता है, तो मैं उस प्रोजेक्ट को कहाँ से उसका रोड मैप देख सकता हूँ। तो वो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सभी पार्टिसिपेंट्स को चाहिए इन्फॉर्मेशन। हाँ, सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं सिमरन मैम, हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से पूछते हैं, और उसके बाद फाइनल में मैं खुद ही आंसर कर दूंगा। तो हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं जी सतबीर सिंह जी, रोतेश कुमार जी। जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार रोतेश जी, कैसे हो सर? हाँ सर जी, अपनी फर्टिलाइजर कौन की वेबसाइट पे हम रोड मैप देख सकते हाँ, हैं सर। परफेक्ट सर। थैंक यू रोतेश जी, थैंक यू सो मच। तो फर्टिलाइजर क्वाइन का रोड मैप जो है वो fertilizercoin.com वेबसाइट पे लिस्टेड है। तो कभी भी किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में आप देखना चाहो, तो
अगर उस प्रोजेक्ट में कुछ फ्यूचर उन्होंने दिखाया हुआ है, अगर फ्यूचर के बारे में कोई भी बात करते हैं वो, तो वो दोस्तों उनकी वेबसाइट पे रहता है और उसका नाम रहता है रोड मैप। कि रोड मैप के नीचे वो उन्होंने लिस्ट की होती हैं कि हम कब क्या करने वाले हैं और कब क्या होगा और आपको हम क्या प्रोवाइड कर पाएंगे। तो वो सारी जो है डेवलपमेंट्स के फेजेस वो एक रोड मैप के नीचे होते हैं और वो रोड मैप आप किसी भी प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे देख सकते हो। अगर वो प्रोजेक्ट कुछ करने वाला है फ्यूचर में, अगर रोड मैप नहीं है तो वो प्रोजेक्ट दोस्तों फिर कुछ ही दिन, कुछ ही मिनट, कुछ ही टाइम टेकने वाला है। तो थैंक यू रोहताश जी, आपका पहले हमारे प्राइज के विनर हैं रोहताश कुमार जी। आप मेरे को वॉलेट एड्रेस हमारा फर्टिलाइजर कॉइन की जो है सपोर्ट ईमेल वहां पे भेजेंगे तो आपको जो है आपका रिवॉर्ड वो आज डिलीवर हो जाएगा। तो 5 तो कॉइन थैंक यू सर। रोहताश कुमार जी ने जीत लिए। थैंक यू जी सो मच। तो हम नेक्स्ट थैंक यू क्वेश्चन सर। पे बढ़ते हैं जो है BEP20 टोकन का क्या मीनिंग है। तो फिर से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, BEP20 टोकन का क्या मीनिंग है। आप कुछ भी इस रिलेशन में आपको जो भी इंफॉर्मेशन है आप बता दीजिए, वो इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए तो आप सेकंड प्राइज के विनर होंगे। तो हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं रमेश वर्मा जी, प्रकाश झंसल जी, मासूम लखेरा जी, कुलदीप लांबा जी, कमल कृष्ण जी, दीनाकरण जी। बाइनेंस टोकन है क्या सर? हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर, BEP20 टोकन का क्या मीनिंग है। आप इसके रिलेशन में कुछ भी बता सकते हो, आपको जो भी इंफॉर्मेशन है पर वो सही होनी चाहिए। ये एथेरियम बेस्ड बाइनेंस टोकन है क्या सर? बाइनेंस चेन पे बाइनेंस स्मार्ट चेन का एथेरियम बेस पे काम करता है। हाँ जी सर, आपका इंफॉर्मेशन सर सही है, पर इसमें थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। दीना जी का आंसर सही है, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जो BEP20 टोकन रहते हैं वो बाइनेंस के नेटवर्क के नेटिव टोकन रहते हैं। तो ये मैं ऐड करना चाहूंगा, बाइनेंस के टोकन के नेटिव जो इथेरियम के नेटवर्क पे रहते हैं वो दोस्तों रहते हैं ERC20। तो जो जिसके साथ भी ERC लगा हो दैट मींस वो इथेरियम के नेटवर्क का टोकन है, जिसपे BEP लगा हो वो है जो है हमारा बाइनेंस के नेटवर्क का टोकन। तो ये चेंज चल रही हैं, तो कई बार ये इंटरकनेक्शन में ये जो कॉइन्स है नेटवर्क को एक दूसरे के नेटवर्क को उठाती हैं। तो यही मैं सिर्फ एक डिफरेंशिएट करना चाहता था कि BNP20 टोकन जो है वो कंप्लीटली एक बाइनेंस के प्रोडक्ट हैं, ERC हैं वो इथेरियम के प्रोडक्ट हैं। थैंक यू दीना जी, आपका आंसर बहुत बढ़िया लगा सर। सभी पार्टिसिपेंट्स को होपफुली थोड़ा सा ये डिफरेंस समझ में आया होगा। तो आप आज के सेकंड प्राइज के विनर हैं सर। आपको जो है कल की तरह आपको जो है आपका रिवॉर्ड डिलीवर हो जाएगा। थैंक यू दीना जी, थैंक यू सो मच। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन, फर्टिलाइजर कॉइन का टैगलाइन क्या है। दीना जी आप म्यूट कर लीजिए सर, आपके पीछे से डिस्टरबेंस बहुत है। थैंक यू दीना जी। सो फर्टिलाइजर कॉइन का टैगलाइन क्या है। एक हमारे प्रोजेक्ट का नींव है, प्लेटफॉर्म है और एक टैगलाइन है। तो वो टैगलाइन दोस्तों क्या है वो आपको बतानी है। तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट जा रहा है BD फुटेला जी। BD फुटेला जी, ओके। धर्मवीर सिंह जी, उसके बाद आ गए हमारे कमल कृष्ण जी, कुलदीप लांबा जी, प्रकाश झंसल जी, रमेश वर्मा जी, सतबीर सिंह जी,
रोहताश कुमार जी, सिमरन मैम, सुरेश जी। चलो, मेरा सारी मीटिंग में से सभी को मैंने पूछ लिया। चलो, रमेश वर्मा जी। सर मैं बताऊं, दीनाकरण बोल रहा हूँ। हाँ जी, दीनाकरण जी। दीनाकरण जी, आप बताइए सर। आप सभी को बताइए कि फर्टिलाइजर क्वाइन का टैग लाइन क्या है। एग्रीकल्चर सर। फ्यूचर ऑफ हाँ जी, एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही सर। फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर किसने बोला? सर, काफी माइक अनम्यूट हुए हैं। आप अपना नाम लीजिए जिन्होंने फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर बोला। दीनाकरण सर रमेश वर्मा सर। ओके जी, चलो ऐसा करते हैं सर, अगर आप दोनों ने फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर बोला है तो आपका जो थर्ड प्राइस है रमेश वर्मा जी और दीनाकरण जी में वो सिलेक्ट हो जाएगा। जो थर्ड कॉइन है, जो थर्ड हमारा आंसर है, उसका रिवॉर्ड है 200 कॉइन। तो 100 कॉइन दीना जी को चले जाएंगे, 100 कॉइन जो हैं वो रमेश वर्मा जी को चले जाएंगे। बहुत बढ़िया सर। जो हमारा जो प्रोजेक्ट का टैगलाइन है वो है फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर। हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट बना हुआ है और हम यही मैसेज सभी को देते हैं कि हम एग्रीकल्चर को ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे इसको अपलिफ्ट करवाना चाहते हैं कि एक जो एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड वे से चले, एक डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से चले। तो ये टैगलाइन हमारा, अगर आप वेबसाइट कभी भी खोल के देखो तो पहला ही आपको देखने के लिए यही मिलता है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करता है कि एक फ्यूचर है एग्रीकल्चर का जिसका नाम है फर्टिलाइजर पॉइंट। तो थैंक यू सो मच सभी का कि आप सभी ने आज पार्टिसिपेट किया। हमारे विनर्स भी हैं आज के, रोहताश कुमार जी, डीके जी ने, दीनाकरण जी ने 2 प्राइज जीते और रवि वर्मा जी ने जो है तो 100 कॉइन्स का प्रोजेक्ट प्राइज जीता। तो आप सभी मेरे को आगे की तरह आप सपोर्ट का जो हमारा ईमेल है वेबसाइट के ऊपर, वहां से सपोर्ट ईमेल आप पिक करोगे, मेरे को अपना वॉलेट एड्रेस विद नेम भेजोगे, आपको जो है कॉइन्स का आपका रिवॉर्ड जो है वो मिल जाएगा। सो कल दीना जी का कुछ क्वेश्चन था, आई थिंक बीडी फटेला जी का भी कोई क्वेश्चन था, तो उसमें अगर मेरे को होस्ट बना दिया जाए तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ सभी से, जो कि एक कुछ मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि ज्यादातर हम दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा नहीं करते हमारे मीटिंग्स में, पर आज ये स्पेशली कल क्वेश्चन पूछा गया था तो मैं एक थोड़ा सा उस पे एक लाइट डालना चाहता हूँ। तो सभी देखिए कि हमारा स्क्रीन अभी मैं शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे को यस बता दीजिए अगर आप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। ओके जी, प्रॉपर है सर। प्रॉपर है, ठीक है सर। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसका जो है आपसे ग्राफ शेयर किया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है MNEB, मिनेरियम। तो कल को एक क्वेश्चन आया कि ये प्रोजेक्ट लिजिट है भी है कि नहीं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में जुड़ना वो आपका खुद का एक पर्सनल डिसीजन है, प्रोजेक्ट के साथ जुड़े ना जुड़े वो आपका खुद का चॉइस है। सो मैं इसमें इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन क्या है, मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ। पर ऐसा कीजिए सभी ना अपना माइक जो है वो म्यूट रखिए। ठीक है जी, थैंक यू जी। तो इसमें जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, आप अगर ग्राफ को देखें सर, ये डेली का ग्राफ है। तो ग्राफ जो है ये पहले स्टेबिलिटी में जा रहा है कि थोड़ा बहुत परचेज हो रहा है, उसके बाद एकदम से हाइप आया। आप जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ये 0.02 सेंट से ये एकदम से गया 20 सेंट पे। तो ये दोस्तों क्यों हुआ कि एक टाइम पे क्या हुआ कि प्रोजेक्ट ने शुरू किया, उसके बाद प्रोजेक्ट में क्या रहा कि स्टेकिंग का फीचर रहा।
कि आप बाय करते रहिए, और ये जो बाइंग है एक तरह से जब इन्होंने डाली बीच में, तो ये बाइंग जो है ये पहुंची 20 सेंट पे। ठीक है, ये बाइंग पहुंची 20 सेंट से 2 सेंट से शुरू होके, और उसके बाद दोस्तों जब सारे यूजर्स का जब इन्होंने अपना क्या बोला, जब इन्होंने अपना फीचर अनलॉक किया, ठीक है, तो प्राइस देखिए दोस्तों 20 सेंट से सीधा 6 सेंट पे आ गया। तो 6 सेंट से शुरू होके जो बाइंग है वो सेलिंग में कन्वर्ट होगी, और उसके बाद दोस्तों सेलिंग ही चल रही है, सेलिंग ही चल रही है, और सेलिंग ही चल रही है। तो दोस्तों इस तरह का प्रोजेक्ट, अगर आप ग्राफ इस तरह के प्रोजेक्ट का देखें, तो ये कंप्लीटली एक पंप एंड डंप का स्कीम है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। अगर मैं किसी भी प्रोजेक्ट में इस तरह का देखता हूँ, राइट, कि ये मेरे को देखने के लिए मिलता है, तो ये दोस्तों एक स्कीम के तहत एक सभी को जो है वो प्राइस दिखाया जाता है, और प्राइस जो है वो बढ़ने का रीजन यही रहता है कि सभी सोचते हैं कि ये प्रोजेक्ट का प्राइस बढ़ता रहेगा। जब इनफ उनके पास, जब उनके पास इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तब वो सेल कर देते हैं। तो सेलिंग इसीलिए हुई दोस्तों, एक टाइम पे 20 सेंट पे पहुंचा, उसके बाद आ गया सीधा 6 सेंट पे। जितने भी यूजर्स ने ये सोच के कि प्रोजेक्ट बढ़िया है, जब प्रोजेक्ट का फ्यूचर है, तो फ्यूचर आप देख सकते हो जिस तरह से सेलिंग शुरू हुआ, तो प्राइस गिरा, उसके बाद दोस्तों गिरता गया, और फिर एक टाइम पे सेम ही चीज हुई। इस तरह का प्रोजेक्ट एक तो स्टेबिलिटी नहीं रख पाते, दूसरी चीज है कि एक कंप्लीटली इन्हीं प्रोजेक्ट को पंप एंड डंप बोला जाता है। तो ये है दोस्तों मेरा ओपिनियन, और लास्ट प्रोजेक्ट में कल दिखाया गया, अगर आप इसके तो इस प्रोजेक्ट में दोस्तों 20,000, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ दोस्तों 80,000 लिक्विडिटी से, और अभी इस प्रोजेक्ट में लिक्विडिटी है क्लोज टू 20,000। तो यूजर्स दोस्तों कुछ भी इसमें अभी इस टाइम पे, अगर हम ये बात करें कि अगर हम ये 13 दिसंबर का बात करें, तभी यूजर्स दोस्तों काफी एक्टिव थे इसमें। तो जिनका इन्वेस्टमेंट लूज हो गया है, तो अभी आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हो कि एक्टिव अभी कोई भी नहीं है। तो बीच में फिर एक बार एक्टिवेशन आई, तो फिर एक बार फिर से डंप हुआ। तो ये दोस्तों इस तरह का जो ग्राफ है, ये कभी भी एक प्रॉपर एल्गोरिथम पे नहीं चल पाती। एक टाइम पे लिक्विडिटी आई, उन्होंने प्राइस हाइक करवाया, सभी के पैसे लगवाए, और डंप करके वो अपने घर में बैठ गए। तो ये दोस्तों जो है ये प्रोजेक्ट का जो आपको मैंने पास्ट भी बताया और प्रेजेंट भी बताया। तभी अभी अगर मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, तो इसके बेस पे आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए, आप खुद का अपना जो है पर्सनली रिसर्च के अलावा आप इसी प्रोजेक्ट की टीम के साथ सर बात बीडी कीजिए। अगर कोई टीम है, अगर कोई टीम नहीं है, तो एक और रेड फ्लैग है इसके ऊपर कि कोई टीम भी नहीं है पीछे। उसके बाद कोई फोन नंबर है इनका कि नहीं, कि आप उनके लाइव पर्सन से बात कीजिए और यही क्वेश्चन पूछिए कि सर ये पंप हुआ पर डंप क्यों हुआ। अगर आप बता रहे हो ये एक बढ़िया प्रोजेक्ट है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, फ्यूचर में हम MNB टोकन से सर क्या परचेज कर पाएंगे, कुछ कपड़ा खरीद पाएंगे, कुछ कॉपी पेन खरीद पाएंगे, फूड बाय कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। अगर यही सारी चीजें वो आंसर कर पाती हैं, तो वो सर आपका एक पर्सनल डिसीजन है कि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आप सभी के सामने रखा है। तो अभी सर मैं अपना जो है वो स्क्रीन जो है वो डिसअपीयर करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा बैंडविड्थ मेरा कम हो रहा है। तो स्क्रीन अभी ये बंद हो गया है, और अभी जो क्वेश्चन आया था, तो मैंने उसका आंसर जो है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो किया सभी को। बीडी सर आपका सर माइक अनम्यूट होने की वजह से पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत है सर। हाँ जी ठीक है, थैंक यू बीडी जी। तो सर ये मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था वो सभी को मैंने स्क्रीन जो है शेयर करके आपको ग्राफ दिखा के वो बताया गया कि प्रोजेक्ट क्या है, आज उसका पास्ट क्या था और आज क्या कर रहा है प्रोजेक्ट। तो यही दोस्तों जो कुछ चीजें हैं, कुछ एक जो है अपना खुद का जो है एक ग्राफ जो है देखने में, ग्राफ को एनालाइज करने में, ग्राफ को जो समझने में है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी मास्टरी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ
ये आपको सिंपल सी मैंने चीज दिखाई कि एक टाइम पे कितना हाइप हुआ। अगर दोस्तों ये स्टेबल प्रोजेक्ट है, अब बिटकॉइन का ग्राफ चेक कीजिए, इथेरियम का ग्राफ चेक कीजिए, वो कंसिस्टेंटली दोस्तों एक स्टेबिलिटी पे चलते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ता है, एल्गोरिदम इस तरह से बिल्डअप होते हैं। अगर एकदम से ही बीच में 50,000 आ गया और एकदम से ही 1000 यूजर आ गया और एकदम से एक यूजर ने इतना इन्वेस्ट करे उसके बाद निकाल भी लिया, तो वो दोस्तों एक पंप एंड डंप स्कीम के नीचे वो प्रोजेक्ट आ जाते हैं कि इसमें एक प्रॉपर पंप एंड डंप हुआ है। और कुछ भी दोस्तों वैलिडेट करने के लिए आपको उस प्रोजेक्ट के वेबसाइट पे जाके आपको जो है उस टीम के जितने भी टीम को कोई भी जो है प्रेजेंट कर रहा है और टीम में कोई भी जो है उस टीम के जो पर्सन्स हैं वही आपका इन चीजों का आंसर कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में आपको क्या बताना चाहते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट में जुड़ने से पहले ये जरूर ध्यान रखिए कि आप उनके टीम मेंबर से जरूर बात कीजिए, यही क्वेश्चन आप उनको पूछिए। अगर आप बता रहे हो कि ये फ्यूचर है तो ग्राफ ऐसा क्यों है, अगर आप बता रहे हो कि ये कॉइन जो है ये आपका यूजेबिलिटी में आएगा तो हम क्या बाय कर पाएंगे, इससे कपड़ा बाय कर पाएंगे, कॉपी पेन बाय कर पाएंगे, फूड बाय कर पाएंगे या गाड़ी बाय कर पाएंगे, क्या बाय कर पाएंगे। तो ये कुछ आंसर्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स जो भी लोग बनाते हैं, ठीक है, ये उनके लिए क्वेश्चन हैं कि आप उनका व्हाइट पेपर चेक कीजिए, वो क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, और उन्हीं व्हाइट पेपर में से आप क्वेश्चन पिक कीजिए कि आप इस तरह बता रहे हो और इस तरह चल रहा है। तो व्हाइट पेपर आपका इधर व्हाइट पेपर सही नहीं है या फिर आप लोग सही नहीं है। तो ये जो एनालिसिस है, इसीलिए हमारा ये मीटिंग रखा जाता है कि आप लोग एक तरह से खुद इस चीज में प्रोफेशनल बने, एक खुद जो है आप क्वेश्चंस करें और खुद ये जज कर पाएं कि प्रोजेक्ट आपके लिए कौन सा सही है। तो यही थे जी सर मेरे कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ एनालिसिस जो मैंने आपसे शेयर किए। तो एक मेरा जो है एक लास्ट फाइनल कॉल, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया आज, तो एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई भी पर्सन जिनका कि बहुत ही अर्जेंट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट के रिलेटेड या फिर क्रिप्टो के रिलेटेड, वो कोई भी अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकता है, उसके बाद हम मीटिंग फिनिश करेंगे। सो प्लीज जिसका भी कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज अनम्यूट करें और पूछें, सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा। सर नमस्कार। दुबे जी नमस्कार सर। और सर कैसे हैं? बस सर मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? बढ़िया सर। एक बार बात हो जाती है तो दिन बढ़िया रहता है सर। मेरा भी सर, आपका सोने का टाइम है, मेरा सर जागने का टाइम है, तो मेरा दिन डेफिनेटली बढ़िया निकलता मेरा दिन डेफिनेटली बढ़िया निकलता है। ठीक है, क्या होता है विनर को धन्यवाद देना जरूरी होता है ना सर। ये भी सर बहुत बढ़िया, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी आते हो मीटिंग में, ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही हमारा जो क्रिप्टो के सेशन चलते रहते हैं इनमें पार्टिसिपेट करते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, यही सर हमारा गोल है। ओके सर, ओके, मनोबल टूटना नहीं चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सर। थैंक यू दुबे जी, थैंक यू सो मच। ओके सर। तो हाँ जी, सो सभी का सर आज मीटिंग में आने के लिए हमारी तरफ से एक थैंक यू भी। आप सभी आते हैं तो मेरे को भी बहुत बढ़िया लगता है, तो इसी तरह आते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। तो सभी को धन्यवाद और सभी को थैंक यू, गुड नाइट, गुड इवनिंग। कल को फिर इसी टाइम पे मिलेंगे और तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच।